नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में जो भी कुछ आपको बताया जा रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो डाउट सेक्शन दिया गया है ऐप में, आप वहाँ पे अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। हम लोग हर वीडियो लेक्चर के अंत में माइंड मैप से रिवाइज करवा देते थे जो भी कुछ उस लेक्चर में आप लोगों को बताया जाता था। उसके बाद आप लोगों को कहा जाता था ऐप में जाइए और टेस्ट बनाइए, क्योंकि उस लेक्चर से संबंधित जो भी सवाल पिछले साल में देखने को मिले थे उसको हम वहाँ पे टेस्ट के फॉर्म में आपको दे दिए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2.5-3 घंटा में एक टॉपिक हम लोग समझे। अब उस टॉपिक को बाद में रिवाइज करना है तो 2.5 या 3 घंटा का समय तो हम नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए देंगे 10 से 15 मिनट। तो चलिए आज 10 से 15 मिनट में कैसे रिवीजन किया जाए वो तो हर वीडियो लेक्चर के अंत में हम आपको बताते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर वीडियो अभी आज हम यहाँ पे बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि सबसे हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक था। उसमें बहुत सारे फैक्ट थे, उसको कैसे बहुत कम समय में रिवाइज किया जा सकता है। यहाँ पे चूंकि हम आपको समझाएंगे तो हो सकता है इसको समझाने में हमको 25 मिनट 30 मिनट का समय लग जाए, आधा घंटा का समय लग जाए, लेकिन जब खुद से इसको आप पढ़िएगा माइंड मैप से तो मात्र आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। और जैसे जैसे रिवीजन का संख्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टाइम जो है वो घटते जाएगा। कहने का मतलब है आप एक बार रिवीजन कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरा बार रिवीजन कीजिएगा तो और कम टाइम लगेगा, तीसरा बार कीजिएगा तो और टाइम कम लगेगा। इस तरह से रिवीजन का संख्या जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका टाइम जो है यहाँ पे कम होते जाएगा। और कहा गया है सक्सेस का सबसे बड़ा जो एक तरह से कह सकते हैं जो की है ना, सक्सेस का की है वो है रिवीजन। क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको फैक्ट लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, आपको जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो रिवीजन करना और टेस्ट बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करते हैं अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाह रहे होंगे तो ये दोनों काम आप अच्छे से कर रहे होंगे, लेक्चर को अंत तक देख रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है टेस्ट के फॉर्म में उन सबको आप बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आज यहाँ पे हम लोग समझते हैं संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाला सबसे पहला जो टॉपिक था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें क्या क्या हम लोगों को याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है क्योंकि सबसे सवाल बनाए जाते हैं। यहाँ पे PYQ लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लगभग सारे टॉपिक से प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलते ही हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को यहाँ पे 15 साल का एक अधिकार लेके भारत में आती है व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे वो व्यापार के साथ साथ यहाँ के राजनीति में इंटरफेयर करने लग जाती है और युद्ध करने लग जाती है यहाँ के राजाओं से। और इसी तरह का एक सबसे निर्णायक युद्ध हमको देखने को मिलता है बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसके बाद जो है यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल जाता है। तो चलिए हम ये रिविजन वाला वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप पिछला 3 लेक्चर जरूर देखे होंगे। तो ये लेक्चर जो आपको दिया जा रहा है या यहाँ पे जो रिवीजन करवाया जा रहा है वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 22 अक्टूबर 1764 को सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज के तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, उनके बीच जो होता है कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध होता है तो हम यहाँ पे क्या एक साइन दिए हैं, यहाँ पे तलवार का साइन दिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे युद्ध का बात हो रहा है। और जैसे जैसे आपका रिवीजन का संख्या बढ़ते जाएगा ना, ये सब इमेज आपके दिमाग में बढ़ते जाएगा। जैसे ही इस इमेज को देखिएगा तो वैसे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे युद्ध के बारे में कुछ बात हो रहा है। अब इसी युद्ध का एक परिणाम निकलता है। परिणाम क्या निकलता है, देखिए कैसे पढ़ना है माइंड मैप को वो भी समझिए, क्योंककि जब आपके पास माइंड मैप होगा तो उसको आपको पढ़ना होगा खुद से। तो इसका परिणाम क्या निकलता है, इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि कब हुआ, 12 अगस्त 1765। किसके बीच हुआ, तो एक साइड जो है वो रॉबर्ट क्लाइव है, यहाँ पे इमेज भी हम दिए हैं रॉबर्ट क्लाइव का, और दूसरे साइड कौन है तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दूसरा का भी हम यहाँ पे क्या कर दिए, इमेज कर दिए। अब दो व्यक्तियों के बीच अगर संधि हो रहा है तो दोनों को कुछ ना कुछ तो मिला होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या मिला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार। दीवानी मतलब क्या होता है, टैक्स वसूलने का अधिकार, भूमि कर लेने का अधिकार, सीमा शुल्क लेने का अधिकार। ये सारा अधिकार जो पहले मुगल शासक के पास होता था वो अब किसको मिल गया, अंग्रेज को मिल गया, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को। और जहां पे भी आप टैक्स ले रहे हैं तो मतलब मालिक जो है आप खुद बन जाइएगा। तो इस तरह से यहां पे इसको क्या मिलता है, यानी कि शाह आलम द्वितीय को क्या मिलता है, तो 26 लाख रुपया वार्षिक मिलता है। मतलब एक तरह से ठेका दे देता है कि 26 लाख रुपया हमको दो, बाकी जहां से तुमको जितना पैसा मिलता है वहां से तुम उठा लो। तो इस तरह से यहाँ पे लूट का जो दौर होता है वो शुरू होता है। अंग्रेज जो है यहाँ पे लूटना शुरू करते हैं। जितने भी जगह या जमींदार के ऊपर इनका कब्जा नहीं था सबके ऊपर वो कब्जा करेंगे। और इसी संदर्भ में आपको बताया गया था ये आपका 65 का समय है। ये क्या है, 65 का समय। और 67 में देखिएगा तो ये जो है झारखंड में प्रवेश करने लग जाते हैं ढाल भूमि की ओर में। क्यों, क्योंकि इनके अधीन जितना ज़्यादा
ज़मीन होगा या कब्जा होगा इसके अधीन, उतना ही ज़्यादा इनको टैक्स मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलने पे इनका कमाई भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो आपको पिछले मतलब लेक्चर में बताया गया होगा और अभी जो हम बता रहे हैं उसको जोड़ते हुए आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब कंपनी के सेवक क्या करें, यहाँ पे हम देखिए बताए हैं हाथ में केवल पैसा मांगने। जैसे होता है ना कि आजकल हम लोग किसी भी अधिकारी से कुछ काम करवाने जाते हैं तो ज़्यादातर समय हम लोगों को देखने को मिलता है कुछ पैसा, है ना, या हाथ गर्म करो तभी हम तुम्हारा क्या करेंगे, काम करेंगे। ऐसा बहुत सुनने को हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे भी वही हो गया, कंपनी के सेवक क्या करने लगे, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए निजी व्यापार की अनुमति के कारण। उन लोगों को निजी व्यापार का अनुमति था, इसीलिए वो लोग अपना खुद का व्यापार करने लगे, कंपनी का, है ना, लॉस होने लगा और अधिकारी जो है वो अमीर होने लगे। धीरे धीरे वो उपहार लेने लगे, रिश्वत लेने लगे और कंपनी को डुबाने लगे और अपने आप को अमीर बनाने लगे। इसका परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? अगर अधिकारी, आप कोई कंपनी खोलिएगा, आपका अधिकारी भ्रष्ट हो जाएगा तो आपका कंपनी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो वही होता है, कंपनी को गंभीर वित्तीय संकट होता है। 72 में कंपनी ने सरकार से 10 लाख पाउंड की ऋण मांगी। तो इस तरह से यहां कंपनी जो है यहां पे 10 लाख पाउंड का क्या मांगता है, ऋण मांगता है। किससे? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो भेज देता है ब्रिटिश संसद के पास और ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपके अधिकारी अमीर हो रहे हैं, सोना भर भर के वो इंग्लैंड लेके आ रहे हैं, थैला भर भर के वो थैला में भर भर के सोना इंग्लैंड ला रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी लॉस में जा रही होगी? कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। और इस तरह से एक कमेटी बनता है और वो कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन करता है कि अगर आपको पैसा देना है तो दीजिए। और इस तरह से 14 लाख पाउंड दिया भी जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अधिकारियों को रेगुलेट भी आपको करना होगा, क्योंकि अगर रेगुलेट नहीं कीजिएगा तो फिर से ये लोग आपका पैसा को डुबा देगा। और इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है, किसके लिए? कंपनी के अधिकारियों को रेगुलेट करने के लिए। उम्मीद करते हैं चीजें आपको याद हो रही होंगी, जो कि डिटेल क्लास में आपको बताया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने कंपनी के प्रशासन के रेगुलेशन के लिए क्या लाया? रेगुलेशन एक्ट 1773। तो रेगुलेशन एक्ट आने का यही इतिहास रहा। कंपनी के अधिकारी भ्रष्ट हो चुके थे, उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन एक्ट आया और इसी को 20 साल में बोला गया हम रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करके करते करते यहाँ पे 1950 हम लोग पहुंच गए और 1950 में तो भारतीय लोगों को ही जिम्मेदारी दिया गया इस संविधान को बनाने का और हम लोगों का भारतीय संविधान बन के आता है। तो भारतीय संविधान का जो बीज रोपा गया वो कब रोपा गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। इसी में थोड़ा थोड़ा संशोधन होते गया और हम लोगों को भारतीय संविधान के रूप में जो है एक पेड़ के जैसा देखने को मिलता है। अब इस नियामक अधिनियम में, रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या मुख्य प्रावधान थे, चलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जो है तीनों लेक्चर को डिटेल वाइज देखे होंगे, उसके बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको समझने में किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा। और अगर आप डायरेक्ट भी देख रहे होंगे तो भी हमको लगता है कि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी, क्योंकि माइंड मैप से चीज़ें जो है वो समझ में आती हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत में इससे क्या होता है, फायदा होता है। रेगुलेशन एक्ट 1773 से क्या क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे मान्यता मिलती है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को। देखिए कितना आसान हो जाता है कि मान्यता मिली, क्या कंपनी को किस चीज की मान्यता मिलती है? प्रशासनिक और राजनीतिक। मतलब जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम यहाँ पे करेंगे वो एक तरह से आपका लीगलाइज हो गया, वो माना जाएगा कि गवर्नमेंट की ओर से आप कर रहे हैं। या जो भी आप राजनीतिक कार्य कीजिएगा उसको भी हम कर सकते हैं, मान्यता मिल गया। किधर से? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। अब भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब केंद्रीय शासन। मतलब क्या हो गया कि केंद्र में जो भी अधिकारी बैठा हुआ है वो सारा बात जो कि कहीं पे भी हो रहा है उसको बताना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे मद्रास और मुंबई के जो भी गवर्नर होते थे वो सभी कोलकाता के अधीन आ गए। अब कुछ भी कर रहा है ना, तो कोलकाता का जो गवर्नर है उसको आपको बताना होगा कि हम यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे इसके साथ संधि कर रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं मुंबई में और मद्रास में, वो सारा चीज़ या सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ देना होगा? तो आपको कलकत्ता में देना होगा। और कलकत्ता से इन्फॉर्मेशन फिर कहाँ जाएगा? तो ब्रिटेन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कलकत्ता के अधीन हो गए। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के क्या बन गए? गवर्नर जनरल बन गए। और इस तरह से फर्स्ट जो थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस तरह से वारेन हेस्टिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए। और इस तरह से इसका सहायता करने के लिए, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल, देख रहे हैं ना किस तरह से बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। प्रथम कौन हो गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फिर यहाँ पे हम मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे डालें और इसका सहायता के लिए 4 सदस्य एक कार्यकारी परिषद
परिषद यानी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है उसको बनाया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और यही आगे जाके इतना बड़ा हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा बन जाता है, जो कि डिटेल वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। अब यहाँ पे और क्या किया जाता है, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हो चुके थे। अगर भ्रष्टाचार जो है वो नहीं रुकता तो उसको सजा देने के लिए कोई तो एक संस्था होना चाहिए ना। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और एलिजा एम्पे को वहां का मुख्य न्यायाधीश चुना गया। इस तरह से वारेन हेस्टिंग का भी यहाँ पे हम फोटो डाले, यहाँ पे एलिजा एम्पे का, ताकि इस फोटो को देख के भी थोड़ा बहुत आपको याद हो जाए। तो स्थापना होता है 1774 में। देखिए रेगुलेशन था 1773 का, लेकिन कोर्ट का स्थापना होता है 1774 में। और फर्स्ट सीजी जो है चीफ जस्टिस जो है वो सर एलिजा एम्पे थे, और इसके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, कहां किया गया? कलकत्ता में। देखिए एक लाइन में सारा इंफॉर्मेशन हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, उपहार और जो रिश्वत था उससे बोला गया कि अब जो है आपको लेना नहीं है। इस पे क्या कर दिया गया? प्रतिबंध। तो तीनों की एक लाइन में लिखे, मतलब एक मिडिल ब्रैकेट में रखे, और वहां पे हम डायरेक्ट लिखें कि ये प्रतिबंधित है, परंतु वेतन बढ़ा दिया गया। और आपको बताया गया था डिटेल लेक्चर में कि इनका वेतन इतना ज्यादा था कि कहा जाता है उस समय संसार में सबसे ज्यादा वेतन जो है इन्हीं लोगों का था। कंपनी पर नियंत्रण के लिए क्या बनाया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जिसकी संख्या 24 थी। और ये जो है कितने साल के लिए चुने जाते थे? 4 साल के लिए। कार्य जो थे भारत का राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल को सारा इंफॉर्मेशन दे रहे थे, यानी कि मद्रास और बंबई वाले। अब वो कहां पे देगा? तो वो देगा सारा इंफॉर्मेशन कहां देगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो ब्रिटिश संसद में वो लोग रखेंगे। इस तरह से यहां जो भी कुछ हो रहा है वो सारा जानकारी आपको कहां पे मिलेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश संसद के माध्यम से मिल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इतना सारा था, इसको पढ़ने में हम बता रहे हैं, आपको समझाने में हमको टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से पढ़े हुए रहिएगा या खुद से पढ़िएगा तो बहुत कम टाइम में ये रिवाइज कर पाइएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो उसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। तो यहाँ पे कंपनी के कार्यों को पृथक कर दिया जाता है, राजनीतिक को दे दिया जाता है एक संस्था का जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वाणिज्यिक कार्य को दिया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इस तरह से जब आप कार्य जो है वो पृथक कर दीजिएगा तो हम कहते हैं कि शासन जब 2 हाथों में बढ़ जाता है तो उसको डायरकी या द्वैध शासन कहते हैं। तो यहाँ पे 1765 में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि दीवानी अधिकार जो है राजा सितब राय मतलब खुद ले लिए थे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला बात था वो दे दिए थे किसको? नवाब को। ये भी हम डिटेल वाला में बताए थे। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1773 में ये जो डायरकी था उसको समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन फिर से 1784 में यह डायरकी शुरू कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे ये समझ में आएगा, जब एक नज़र में सारा टॉपिक आपको दिखेगा ना माइंड मैप में, तो सब चीज़ जो है आपका क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरह से द्वैध शासन व्यवस्था का यहाँ पे क्या हो जाता है? शुभारंभ हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या था। तो 4 सदस्य जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे वो 3 सदस्य, 4 में होता था ना कि यहाँ पे कास्टिंग वोट जो है वो केवल मिलता था ये गवर्नर जनरल को। तो यहाँ पे 3 कर दिया गया, तो अब 2-2 का हो गया। तो गवर्नर जनरल को थोड़ा सा यहाँ पे जो झगड़ा होता था इनके बीच में ना, काउंसिल के बीच में, वो थोड़ा सा कम हो जाए, इसलिए यहाँ पे सदस्यों की संख्या घटाई गई थी। कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र के तौर पर कहा गया। मतलब जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उसको अब कहा गया कि ये जो है ब्रिटिश आधिपत्य का क्या है? क्षेत्र है। और इस तरह से 1793 में एक चार्टर अधिनियम आता है जिसमें कहा जाता है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया? तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया इस मोनोपोली को। तो ये था पेज के एक साइड का फैक्ट। यहाँ पे आपको 1700 बैकग्राउंड के साथ साथ, मतलब इंट्रो के साथ साथ 1773, 1784 और 1793 के जो मुख्य प्रावधान थे वो बताया गया। अब पेज के हम दूसरा साइड जा रहे हैं। पढ़ना भी आपको इसी तरह से है, ये पोर्शन को आपको पहले पढ़ना है, फिर इसके बाद हम लोग किधर जाएंगे? इधर से, और यहाँ पे इस साइड से इसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जब आपके पास माइंड मैप हो तो खुद इस तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगला जो अधिनियम था वो क्या है। और जब देखिए ये छोटे फॉर्म में, इस फॉर्म में रहेगा ना, तो एक ही पेज में सारा एक्ट आपको दिखेगा। तो यहाँ 1773 में क्या है वो भी आप देख पाइएगा, 1853 में क्या है वो भी देख पाइएगा। और नोट्स में क्या होता है ना कि पलटना पड़ता है तब दिखता है, और एक नज़र में सारा चीज़ अगर आपको दिखेगा ना तो वो चीज़ जल्दी याद होता है। और जो कन्फ्यूजन होता है ना वो कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाता है कि हाँ 73 में क्या था, फिर है ना 53 में क्या था। तो दोनों साथ में दिखेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोनों अलग अलग दिखता है तो पता चल रहा है 53 पढ़ रहे हैं तो 73 भूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, है ना।
अब यहाँ पे देखते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या मुख्य प्रावधान थे, उसको चलिए यहाँ समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो 14 मिनट हो गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बने हुए हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कंपनी का भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया चीन से व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ के। मतलब अभी भी मोनोपोली चीन के साथ व्यापार करने का और चाय के साथ व्यापार करने का किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही ये दो चीज़ों के साथ व्यापार कर सकती, मतलब एक चीन देश के साथ व्यापार कर सकती थी और चाय के, है ना, व्यापार कर सकती थी। अब यहाँ पे 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था, 1 लाख वार्षिक दिया गया विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन के लिए, साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए और विज्ञान की उन्नति के लिए। मतलब शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपया दे दिया गया, बोला कि जाओ तुम लोग भी पढ़ो लिखो। और बाद में पता चलता है कि हम लोग जो है पढ़ लिख के यही लोग को भगा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक साइन यहाँ पे हम डाले हैं मोनोपोली का और उसमें यहाँ पे क्रॉस कर दिए हैं। मतलब मोनोपोली जो है यहाँ पे खत्म करने का बात था, लेकिन अपवाद स्वरूप वहाँ पे हम लोग चीन देश के साथ और चाय के साथ जो व्यापार है वो अभी भी कौन करेगा बताए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट में क्या होता है। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब भारत का गवर्नर जनरल बनने कहलाने लग गया। अब अभी तक 1833 आते आते तक कंपनी का अधिकार क्षेत्र तो बढ़ चुका था ना, और इसीलिए यहाँ पे कहा हम केवल बंगाल के गवर्नर नहीं रे भाई, हम तो पूरे भारत के हैं, क्योंकि हमारा अधिकार क्षेत्र तो लगभग भारत के आधे हिस्से में फैल चुका है। तो हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग किसका गवर्नर जनरल कहते हैं, भारत का गवर्नर जनरल। और इस तरह से प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रथम इनको सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो पावर था वो भी था और जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से जो पावर था वो भी था। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों दिखेगा, रॉबर्ट क्लाइव भी इधर दिखेगा और विलियम बेंटिक भी दिखेगा। कितना फायदा है, एक ही नज़र में आपको दिख रहा है कि कौन बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना, कौन बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना। अभी वायसराय भी आपको इसी पेज में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हम बोले थे कि माइंड मैप का अगर सही तरीके से आप लोग यूज खाली कर लीजिएगा ना, तो फिर जो बोलते हैं ना कि हम लोग फैक्ट बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो भूलिएगा नहीं। और ये सब जो वनडे एग्जाम हम लोग देते हैं ना, उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या करता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ केंद्रीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया जाता है। और जो विधायी अधिकार, लेजिस्लेटिव पावर किसको दिया गया था, मद्रास और बंबई को। अब देखते चलिए कैसे हम आपको बता रहे हैं, वैसे ही आपको पढ़ना भी है। गवर्नर जो था मद्रास और बंबई के गवर्नर, उसका लेजिस्लेटिव पावर को क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया, पहले बनाए गए कानून को हम क्या कहेंगे, रेगुलेशन कहेंगे, नियामक कानून कहेंगे। नए कानून के तहत जो बने कानून है उसको क्या कहेंगे, एक्ट कहेंगे, जो अभी भी हम लोग कहते हैं। व्यापारिक एकाधिकार जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। 1813 में छोड़ा गया था ना चीन देश के साथ और चाय। ये भी हम बोले कि स्पष्ट आपको दिखेगा, जब यहाँ पढ़िएगा ना तो ऊपर वाला भी दिखेगा, तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका व्यापारिक एकाधिकार जो है वो क्या कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। केवल राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह आपको काम करना है, ऐसा कंपनी को कहा गया। और इस तरह से सिविल सर्वेंट के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। लेकिन वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये प्रावधान समाप्त हो गया, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये नहीं आगे बढ़ा। अब देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे विरोध कर रहा है, और यहाँ पे आप देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का शुरुआत कब हुआ था, ये 1773 में। तो कैसे आप कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप डिटेल पढ़ते हैं ना तो कभी कभी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पता नहीं कहां पड़े थे, लेकिन एक ही नजर में आपको दिखेगा तो पता चलेगा 73 में ये बना था 24 सदस्यीय पैनल। और वही लोग जो है सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, है ना। और इसीलिए यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अभी 33 वाला में यहाँ पे नहीं होता है। अब आते हैं 53 वाला 1853। हम रिवीजन यहाँ पे करवा रहे हैं, इसलिए फास्ट करवा रहे हैं, है ना। ऐसा मत समझिए कि यहाँ हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, ये रिवीजन वीडियो है इसलिए ये फास्ट चल रहा है ना। और जो पढ़े होंगे उसको इतना फास्ट में भी समझ में आ रहा होगा। 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो क्या बोलता है, गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक को बोला गया लेजिस्लेटिव और दूसरा को बोला गया एग्जीक्यूटिव। मतलब एक कानून बनाएगा, दूसरा उसको एग्जीक्यूट करेगा। और इस तरह से कार्यों को अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, यानी कि वैसे लोग जो कि क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो उसके लिए कितने सदस्य रखे गए, 6 सदस्य। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद इसको कहा गया, जो कि अभी आगे जाके अभी छोटी संसद है, आगे जाके यही विधान परिषद जो है वो 2 सदन में बढ़ जाएगा। एक को बोलेंगे लोकसभा, एक को बोलेंगे राज्यसभा। स्थानीय प्रतिनिधित्व, लोकल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया गया, जगह दिया गया। मतलब लोकल लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जगह दिया गया था।
गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव जो था वो कहाँ से होना था, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। और इस तरह से इसको हम लोग छोटी संसद के तौर पे क्या करते थे, जानते थे या जानते हैं अभी भी, क्योंकि इसी का विकास जो है वो हो कि बड़ा संसद या हम कह सकते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा क्या हुआ है, बना है। अब हम लोग देखते हैं 1857 का क्रांति हो जाता है। क्रांति के बाद बोलता है कंपनी तुम जो है शासन करने के लायक नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पे किसका रूल चलेगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल चलेगा। देखिए ये एक पेड कोर्स है और पेड कोर्स में हम मान के चलते हैं कि आप सीखने के लिए हमारे यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे हम टाइम नहीं देखेंगे। देखिए हम टाइम देख रहे हैं क्योंकि आजकल का जो बच्चा है ना उसको कम समय में ही सब चीज़ चाहिए और कम समय में कभी कभी सब चीज़ देना बहुत मुश्किल है। हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं पावर पॉइंट के माध्यम से कम समय में चीज़ें आपको दिया जाए, माइंड मैप से आपको कम समय में रिवाइज करवा दिया जाए, लेकिन एकदम कहिएगा कि 5 ही मिनट में सब खत्म कर दे और हमको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए तो ये संभव नहीं है। थोड़ा तो टाइम आपको देना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा, तभी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। नहीं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि आप अगर 5 मिनट या रील्स वाला काम कीजिएगा ना तो रील्स वाला काम में यहाँ पे आपका काम चलने वाला नहीं है। बहुत टफ कंपटीशन है, इसलिए मेहनत से पढ़िए और पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो टाइम दे के पढ़िए, है ना, हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य रखिए। आपका जो भी चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। और देखिएगा वीडियो के अंत तक आते आते अगर देखिएगा सारी चीज़ को अगर फॉलो की जाएगा, जो भी चीज़ आपको कहा जा रहा है कि वीडियो लेक्चर को अंत तक देखना, वहाँ पे माइंड मैप से जो लेक्चर के लास्ट में रिवाइज करवाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनना, फिर लेक्चर के अंत में कहा जा रहा है कि टेस्ट जो दिया जा रहा है लेक्चर से संबंधित उसको बनाना, और उसके बाद इस तरह से हम लोग जब पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो रिविजन करवाएंगे, उसको देखिएगा। तो कैसे आपका किसी भी टॉपिक पे कमांड नहीं होगा ये आप खुद देख लीजिएगा, है ना। कहता है ना टॉपिक पे कमांड नहीं होता है, आप तरीके से जाइएगा तो कमांड होगा। अब चलिए भारत का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था जो कि 1857 की क्रांति के बाद आया था, और इसमें क्या हुआ था, क्राउन का रूल आ गया था। क्राउन का रूल कब तक चला, 1947 तक। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। भारत का गवर्नर जनरल, अब देखिए बदल गया ना, अब यहाँ पे महारानी का शासन चल रहा है, तो महारानी का शासन चल रहा है तो कुछ तो परिवर्तन होगा ना। तो पहला परिवर्तन तो नाम में परिवर्तन कर दिया गया, बोला कि भारत का गवर्नर जनरल नहीं अब भारत का वायसराय होगा, और इस तरह से प्रथम कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अब इस तरह से द्वैध प्रणाली जो शुरुआत किया गया था 1784 में, उसको यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको समाप्त कर दिया गया। अब हम बोले ना कन्फ्यूजन की यहाँ पे कैसे दूर होता है, यहाँ पे हम तुरंत बोले कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। और ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिए थे, वाणिज्यिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब दोनों एक साथ देखिएगा, एक ही पेज में है ना, एक साथ आपको दिखेगा तो पता चलेगा हाँ ये 84 में यहाँ पे शुरू हुआ था और 1858 में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। फिर यहाँ पे दिया गया भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण किसका हो गया, भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि वहाँ के कैबिनेट का एक क्या होता था, सदस्य होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यानी हम बताए थे कि अगर मोदी है तो मोदी का सबसे फेवरेट कौन है, तो अमित शाह, उसको बोल देंगे कि आप जो है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आप क्या हो जाइए, बन जाइए, है ना। और ये जो है वहाँ पे भारत में जो भी कुछ हो रहा है उसको क्या करेंगे, देखेंगे। अब चलिए 1861 का अधिनियम को हम यहाँ पे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि 1861 में क्या क्या दिया गया था। 1861 में काफी परिवर्तन किया गया था, क्योंकि हम बताए थे 1858 का जो भी अधिनियम था वो आनन फानन में लाया गया था, लेकिन मूल जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है 1861 में। और हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिए थे, यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि धीरे धीरे प्रशासन में या कानून बनाने में यहाँ के लोगों को शामिल किया गया। मतलब जो अधिकार था थोड़ा थोड़ा यहाँ के लोगों को देने का प्रयास कर रही थी कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे आपको समझना है। तो यहाँ पे देखते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, अब देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल जस्ट एक पेज यहाँ पे आप पढ़िएगा पीछे, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो है हाँ देखिए यहाँ पे हम बताए थे ना, बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। उसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में बात किया जा रहा है, और यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना जो आगे चल के बड़ा बन जाएगा और लोकसभा और राज्यसभा के जैसे हमको देखने को मिलेगा। जैसे इसको समझ लीजिए, वायसराय आगे चलते चलते राष्ट्रपति बन जाएंगे और उसकी सहायता के लिए लोकसभा और कौन है, राज्यसभा। तो यही कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है और पकड़ के आगे चलते रहना है, ठीक ना। चलिए, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल
काउंसिल में यहाँ पे बोला गया कि मिनिमम हम लोग 6 सदस्य और मैक्सिमम 12 सदस्य जो है एडिशनल मेंबर के तौर पे रखेंगे। तो इस तरह से एडिशनल मेंबर के तौर पे यहाँ पे मिनिमम 6 और 12 सदस्यों को जोड़ा गया। मनोनीत किया जाएगा इस एडिशनल मेंबर को किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए। कितना ईजी हो जाता है माइंड मैप से पढ़ना। इसमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। तो जो भी अगर 6 है तो 6 में से लगभग आधे सदस्य जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, और 12 चुने गए तो 6 मान के चलिए यहाँ पे आधे सदस्य ऐसे होंगे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। तो इस तरह से इसीलिए थोड़ी कहा गया कि माइंड मैप से चीज़ें जो है वो हम लोगों को लंबे समय तक याद रहता है। ये हम थोड़ी कह के गए, आप लोगों को वीडियो बना के हम बताएं कि कैसे ये साइंटिफिक तरीके से प्रूफ हो चुका है कि अगर माइंड मैप से चीज़ों को हम याद करते हैं तो वो लंबे समय तक याद होता है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, फोकस थोड़ा सा बढ़ता है। खुद से आप बनाइएगा तो फोकस भी बढ़ेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर तो खुद से आपको बनाने के पास समय नहीं है ना, तो हम लोग जो है कम से कम बना के दे रहे हैं, उसको पढ़िए। विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्य क्या था? केवल कानून बनाना था। प्रशासन अथवा वित्त अथवा प्रश्न इत्यादि पूछने का कोई अधिकार नहीं था। एक लाइन छूट गया। पहली बार भारतीय प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे 3 भारतीयों को शामिल किया गया। हम बोले ना 1861 में कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा। अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ के लोगों को क्या कर रही थी? शामिल कर रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मन में बात है उसको जानना था, क्योंकि 1857 में उससे यही गलती हुआ था। यहाँ के लोगों के मन की बात को वो नहीं जान पाए और यहाँ के लोग अपना जो गुस्सा था वो अंदर ही अंदर दबाए हुए थे, जो कि ज्वालामुखी के रूप में 1857 के समय फूटता है। तो वो चीज़ ना हो इसीलिए भारतीय लोगों को यहाँ शामिल करने का प्रयास किया जा रहा था। धीरे धीरे शुरुआत में कम अधिकार दिया जाएगा, धीरे धीरे ये अधिकार क्षेत्र को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पे जगह तो दे दिया गया, लेकिन बोला गया केवल जब कानून बनेगा ना उस समय आपको अपना भागीदारी निभाना है, बाकी आपका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भागीदारी नहीं होगा। आप पैसा से संबंधित यानी बजट से संबंधित कोई भी भागीदारी आपका नहीं होगा और कोई भी सवाल जो है आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा बजट पे बहस करने का भी अधिकार मिल जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार मिल जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा। वायसराय के बारे में बताया कि आपातकाल में बिना काउंसिल के संस्तुति के एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जो कि मात्र कितने महीने का होगा? 6 महीने का। तो हम बताए थे कि यही अध्यादेश जो है आज भी हम लोग अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को जारी करते हुए देखते हैं। तो ये अध्यादेश जो है वो आपका कहाँ से आता है? 1861 से ही आता है। फिर 1835 में इसमें कुछ चेंज किया गया और 1835 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में उसको डाला गया। अगर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आप बनाए होंगे, अगर टेस्ट बनाए होंगे कि हम लोगों को भारतीय संविधान में देखने को आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला है किसको? राष्ट्रपति को। कहां से लिया? 1935 का, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके 1935 में बताया गया था कि किस तरह से अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन मूल रूप से कहां था अध्यादेश के बारे में बात किया गया था? तो 1861 में किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें क्या किया गया? मद्रास और बंबई का जो अधिकार लेजिस्लेटिव पावर था जो कि छीन लिया गया था 1833 में, उसको वापस दे दिया गया। और इस तरह से यहाँ पे ये जो लॉर्ड कैनिंग है वापस दे देते हैं अधिकार बंबई को और किसको? मद्रास को। तो उम्मीद करते हैं इमेज से भी आपको चीजें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। अब विधान परिषद जो है उसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ बना था। तो बंगाल में 1862 में बना था और आपका मॉडर्न यूपी जिसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के तौर पे जानते हैं उसमें कब बना था? 1866 में और पंजाब में 1898 में। इस तरह से यहाँ पे विधान परिषद का गठन होता है। जैसे कि अभी राज्य का अपना विधानसभा होता है ना, कहीं पे विधान परिषद भी होता है, विधान परिषद और विधानसभा होता है। तो इस तरह से है ना, यहाँ पे जो है आपका विधान परिषद का गठन कब कब हुआ वो चीज़ आपको बताया गया। लॉर्ड कैनिंग 1859 में ही पोर्टफोलियो प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल कैबिनेट व्यवस्था की नहीं। तो ये जो कैबिनेट है जो कि प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे वायसराय की सहायता करने के लिए अलग अलग अधिकारियों को चुना गया और उसको अलग अलग काम दे दिया गया। रक्षा से संबंधित अलग काम, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि फाइनेंस एक व्यक्ति देखेगा, होम डिपार्टमेंट एक व्यक्ति दिखेगा, मिलिट्री एक व्यक्ति दिखेगा, लॉ एक व्यक्ति दिखेगा, रेवेन्यू को एक व्यक्ति दिखेगा। और बाद में 1874 में एक और विभाग जोड़ा गया जिसको हम लोग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो इस तरह से 5 विभाग प्रारंभ में और 6ठा विभाग बाद में बनाया गया और बोला गया कि सभी विभाग के एक क्या होंगे? हेड होंगे। जैसे कि अभी क्या होता है कि रक्षा मंत्री का जो हेड है वो कौन है? राजनाथ सिंह है। होम अगर गृह मंत्रालय देखेंगे तो वो कौन है? अमित शाह के पास। वित्त मंत्री देखेंगे तो निर्मला सीतारमण। तो इस तरह से एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। वो चीज कब से शुरू हुआ? तो 1861 से ही शुरू हुआ, लॉर्ड कैनिंग से। इसी को हम लोग पोर्टफोलियो प्रणाली के नाम से जानते हैं। और इसी में धीरे धीरे क्या होगा? भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा। अभी तुरंत हम आपको बताएंगे लोक कमिश्नर लो मिनिस्ट्री के रूप में यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या किया गया? जगह दिया गया। उसके बाद आप देखिएगा 1919 आते आते हम देखेंगे
केवल मिलिट्री को छोड़ के बाकी 5 में से 3 कोई भी कौन हो सकते थे, भारतीय हो सकते थे। तो ये सब अभी तुरंत आपको क्लियर भी होगा और माइंड मैप में एक नज़र में आपको दिखेगा भी। 1892 में क्या होता है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या बढ़ाई जाती है। हम फिर से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, 1861 में इंडियन लोगों को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। धीरे धीरे इनका पावर भी बढ़ाया जाएगा और इनका संख्या भी बढ़ाया जाएगा। हर अधिनियम में आप देखिएगा इसका संख्या बढ़ते जाएगा और पावर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। तो उसको कॉन्सेप्ट लेके चलिए। और इस तरह से यहाँ पे गया है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और यहाँ पे दिया गया है ये केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में हालांकि बहुमत अभी भी किसका था, सरकारी सदस्यों का ही था। शुरुआत में बहुमत सरकारी सदस्य का ही रहेगा, लेकिन 1909 में आते आते देखिएगा प्रांत में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हटा दिया जाता है और वहाँ पे बहुमत लाया जाता है गैर सरकारी सदस्य का और सरकारी सदस्य का बहुमत को कम। तो प्रांत में ये लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कि चलो केंद्र में अगर सरकारी सदस्य कम कर देंगे तो हो सकता है हमको परेशानी हो जाए, प्रांत में करके देख लेते हैं, सरकारी को कम कर देते हैं, गैर सरकारी यानी इंडियन लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बढ़ा देते हैं। और इस तरह से प्रांत में सबसे पहले गैर सरकारियों का बहुमत किया गया, फिर बाद में आप देखिएगा केंद्र में भी हम लोगों को देखने को मिलता है और बाद में तो आज़ाद ही हो जाता है देश, है ना। तो इस तरह से अधिकृत किया गया। शुरू में पावर नहीं दिया गया था, अब क्या पावर दिया गया, बजट पे बहस करने का, कार्यपालिका में प्रश्नों के उत्तर देने का। शुरुआत में बोला ना बजट पे बहस कर सकता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल कर सकता है ना कोई भी टॉपिक पे आप सवाल उसको पूछ सकते हैं। लेकिन आप कहा कि बजट में आप डिस्कस कर सकते हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछने का अधिकार दिया गया था, जो कि 1909 में आपको देखने को मिलेगा। और ये सवाल भी आप टेस्ट बनाए होंगे तो आया होगा। गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चेंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति होगी। यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है उसको मनोनीत कर सकते थे गवर्नर, किसके रिकमेंडेशन से, तो नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चेंबर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन से। मतलब ये एक नाम भेज देंगे गवर्नर को, गवर्नर उनमें से जो भी एक या 2 नाम ये जो भी भेजेंगे उनमें से एक नाम को वो क्या कर लेगा, मान लेगा, मनोनीत कर देगा और इस तरह से उसको नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे इस विधान जो परिषद है उसमें जगह उनको मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं 1909 का जो अधिनियम था मॉडल सुधार, उसमें क्या क्या दिया हुआ था। कितना टाइम हो गया, आधा घंटा हमको लगता है टाइम हो गया होगा ना, हाँ लगभग आधा घंटा, अब 31 मिनट हो गया है। तो हम बोले ना हम यहाँ चीज़ों को आपको समझा नहीं इसलिए टाइम लग रहा है, आप खुद से पढ़िएगा ना तो 15-20 मिनट में शुरुआत में पढ़ लीजिएगा, फिर आते आते 10-12 मिनट में हम जो बोले हैं ना एकदम पढ़ लीजिएगा, उससे भी कम समय में पढ़ सकते हैं अगर रिवीजन आप ज़्यादा कीजिएगा तो। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 69 थी। 9 पदेन सदस्य थे, 1 गवर्नर जनरल, 7 कार्यकारी परिषद, 1 असाधारण व्यक्ति के तौर पर और 60 सदस्य जो थे जिसमें 37 सरकारी थे और 32 जो है वो गैर सरकारी सदस्य थे। यानी कि अगर आप देखिएगा सरकारी सदस्य है अभी भी यहाँ पे सरकारी सदस्य में केंद्रीय विधान परिषद मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे अभी भी सरकारी का संख्या क्या है, ज़्यादा है, गैर सरकारी यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। मतलब अभी भी यहाँ पे केंद्र में सरकारी का बहुमत को बनाए रखा गया है। बहुमत के बारे में दिया है, केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था जो कि अभी हम यहाँ पे देखें, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत किया गया। तो देखिए गैर सरकारी सदस्यों को यानी कि इंडियन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा संख्या में रखा गया, कहाँ पे, प्रांत में, राज्य में, लेकिन केंद्र में अभी भी सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी को रखा गया, है ना। ये चीज़ क्लियर कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे क्या बता रहा है, गैर सरकारी सदस्यों को अधिकार दिया गया क्या, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का। अभी जस्ट इससे पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, आप इसीलिए बोले ना एक पेज में आपको सब दिखेगा। शुरुआत में आप देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन जब आपके पास माइंड में होगा वहाँ तो दिखेगा ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब 1861 में अधिकार दिया गया तो वहाँ पे बोला गया कि केवल कानून बनाना था, प्रशासन, वित्त और प्रश्न का कोई पूछने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे बोला कि ये जो है बजट और कार्यपालिका में प्रश्न के उत्तर देने का लिए क्या किया गया, इन लोगों को पावर दिया गया। अब यहाँ पे 1909 आते आते आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार दिया। कैसे अधिकार आपका बढ़ रहा है, 1861 में कुछ अधिकार मिला, 1892 में इससे ज़्यादा थोड़ा अधिकार मिला, 1909 में और थोड़ा सा यहाँ पे क्या मिल रहा है, ज़्यादा अधिकार मिल रहा है। एक ही पेज में सारा फैक्ट भी आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो माइंड मैप का फ़ायदा समझिए, और यहाँ तक आप अगर देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा समझ में आ ही रहा होगा। बाकी लोग जो 5 मिनट में ना सब चीज़ समझना चाहता है वो 5 मिनट में समझते रहे, जहाँ पे उनको समझाया जाता है। हम लोग
लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये माइंड मैप बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तब जाके ये माइंड मैप बना है, पावर पॉइंट बना है, नोट्स बना है ना। ऐसे कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बना लिया गया है कि कहीं से उठाया और बस कॉपी पेस्ट मार लिए। पूरी मेहनत के साथ बनाया गया है। क्वेश्चन बनाने में, नोट्स बनाने में, पावर पॉइंट बनाने में, माइंड मैप बनाने में काफ़ी समय जाता है, सालों का मेहनत यहाँ पे लगा हुआ है, तब जाके इतना सारा चीज़ जो है आपको नज़र में आ रहा है। तो चलिए इसका फ़ायदा उम्मीद करते हैं आप उठाइएगा। तो ये अधिकार दिया गया और बजट में विवेचना यहाँ पे कि मत करने विवेचना करने का अधिकार था, मतलब बहस करने का, लेकिन वोटिंग का भी राइट जो है वो नहीं था। मत मतलब यहाँ पे वही वोटिंग राइट। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य लॉ मिनिस्टर के रूप में चुना गया। फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो अब हम आपका टाइम नहीं देखेंगे, बस समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे माइंड मैप में यहाँ विधि सदस्य, और विधि सदस्य हम कहाँ देखे थे, यहीं पे 1861 के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली में यहाँ पे कितने पद बनाए गए थे, 5 पद। बाद में 1874 में PWD जोड़ा गया। तो इसी में एक क्या था, कानून यानी कि लॉ वाला। तो लॉ वाला के या विधि सदस्य के रूप में किसको जोड़ा गया, आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। शुरुआत में यहाँ पे केवल और केवल अंग्रेज अधिकारी थे, अब यहाँ पे इंडियन को जोड़ा गया। और 1919 आते आते तक तो 5 में से 3 जो है वो इंडियन हो सकते थे, कमांडर इन चीफ को छोड़ के, यानी कि मिलिट्री जो है या सैन्य कानून, सैन्य जो डिपार्टमेंट है उसका हेड को छोड़ के बाकी जो 5 डिपार्टमेंट बढ़ता है, उस 5 डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट का हेड जो है कोई भी इंडियन हो सकता है। अभी तुरंत वो चीज़ 1919 में अभी आपको हम बताएंगे भी। और इस तरह से लॉर्ड मिंटो जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं, इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के तौर पे भी इसको हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कि लागू होता है कब, 1921 में। इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान था जिसको हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मोंटेग्यू कौन है तो भारत के राज सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है तो भारत के वायसराय। निर्माण किया गया केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और केंद्रीय नियंत्रण को, यानी कि एक उत्तरदायी सरकार बनाने का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ का तो 1935 में उल्लेख होगा, लेकिन फिर भी अगर काम बांटा जाएगा तो काम तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। केंद्र के सूची को अलग कर दिया गया, प्रांत के सूची को अलग कर दिया गया। भारत का राज सचिव को जो वेतन भारतीय राजस्व से मिलता था, अब अंग्रेजी राजस्व से क्या होने लगा, मिलने लगा। तो कैबिनेट सदस्य किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लेकिन पैसा उसको कहाँ से मिलता था, इंडिया से। अब कहा गया 1919 में कि भैया तुम कैबिनेट कहो, कैबिनेट मिनिस्ट्री कहाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो ब्रिटिश राजस्व से ही तुमको वेतन मिलना चाहिए, भारतीय राजस्व से वेतन नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे वेतन के बारे में बात किया गया है, वो चीज वहाँ पे हम पॉइंट का साइन डाल दिए हैं। अब यहाँ पे दिया गया है वायसराय की कार्यकारी परिषद में फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कब बना था, 1773 में। उम्मीद करते हैं याद होगा, 4 सदस्य बनाया गया था ना गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए। यही चीज हम कर रहे हैं। माइंड मैप से कम समय में जब रिवीजन कीजिएगा ना, सब फैक्ट एक बार आएगा और आपको याद भी होगा। 6 में से 3 सदस्य भारतीय थे, जैसे विधि, शिक्षा और श्रम, शास्त्र और उद्योग विभाग। लेकिन कमांडर जो है इन चीफ को अपवाद के रूप में रखा गया था, मतलब इस पद में कोई भी इंडियन आदमी नहीं जा सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कोई आदमी जो है इस पद को रख सकता था। उसके बाद है केंद्रीय विधानमंडल को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा हम बताए भी हैं। राज्यसभा राज्य परिषद और केंद्रीय सभा को या लोकसभा को केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाते हैं। राज्यसभा में 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित, टोटल 60 सदस्य थे। लोकसभा में 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत, टोटल कितने सदस्य थे, 145 सदस्य थे। उसके बाद यहाँ पे मताधिकार यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ अधिकार मिलता है मत का। आय जिसका 10,000 हो, न्यूनतम 750 भूमि कर का भुगतान करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम लोग मत का अधिकार देंगे। और इस तरह से केवल 17,364 व्यक्ति को ही मत का अधिकार मिलता है। अब देखिए मत का अधिकार 1935 आते आते ज़्यादा लोगों को मिलेगा, 10% लोगों को मिलेगा। प्रांतियों में द्वैध शासन लाया गया, ये पूछेगा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया, ये सवाल अगर आप बनाए होंगे ना टेस्ट, वहाँ पे देखे भी होंगे। हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित, ट्रांसफर्ड और रिजर्व में। हस्तांतरित में देखिए गवर्नर निर्वाचित मंत्रियों के सहायता से काम लेता था, जो कि संसद के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, मापतौल इत्यादि विषय। और यहाँ पे आरक्षित जो रिजर्व था, जिसको कोई दूसरा नहीं बना सकता था, जैसे हम बताए थे ना SC ST का जो सीट है रिजर्व होता है। गवर्नर मनोनीत सदस्य की सहायता से शासन करता था, जो कि सदन के लिए, सदन में उत्तरदायी नहीं होते थे, मतलब जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होते थे। और ये लोग किस तरह के विषय में कानून बनाते थे, तो वित्त, भूमि, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, मतलब पैसा कौड़ी से रिलेटेड जो भी चीज़ था। और ये सवाल, ये एग्जैक्ट ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा
मिलेगा। पुलिस, न्याय, वित्त, इससे संबंधित जो विषय थे वो किसके अंतर्गत आते थे, हस्तांतरित या आरक्षित। आप टेस्ट बनाइए, मिलेगा ये क्वेश्चन, आप बनाइएगा तब ना। इस अधिनियम के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये सवाल भी आपको मिलेगा। तो हम बार बार नहीं बोल रहे हैं कि ये सवाल आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो सवाल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों से अलग कर दिया गया, यहाँ पे दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन अपना बजट कर रहे हैं। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया कि जो भी हम 1919 का अधिनियम ला रहे हैं वो यहाँ के लोगों के लिए सही है या नहीं है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है कि नहीं। तो बोला गया था 1929 में, यानी 10 साल बाद हम इसको क्या करेंगे, गठन करेंगे। लेकिन 2 साल पहले 1927 में इसका गठन किया जाता है। नवंबर 1927 में ये रिपोर्ट देता है 1930 में, और आयोग इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन भी करता है। और इसी 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद आपका 1935 का अधिनियम क्या होता है, आता है। तो चलिए देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 का गवर्नमेंट एक्ट। धाराएं 321 और अनुसूचियां 10 थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना और 3 सूची का नाम आपको पूछेगा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया। आप टेस्ट बनाए होंगे तो जाने में ही होंगे। तो 1935 के अधिनियम के तहत यहाँ पे किया गया। और 3 सूची जो है कब बनाया गया, तो 1935 संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ में क्या होगा, केंद्र सरकार का, राज्य में राज्य सरकार का, और समवर्ती में दोनों कोई क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ऐसा हम लोग देखे थे। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इस तरह से प्रांतीय स्वायत्तता जो है उसको लागू किया गया। प्रांतीय विधानमंडल में कुछ द्विसदनीय यानी 2 सदन, जैसे कि बिहार में आपको देखने को मिलता है, और कुछ एक सदनीय जो कि झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, या ज्यादातर राज्य में एक सदन ही देखने को मिलता है, केवल विधानसभा का। तो इस तरह से विधानसभा वाला केवल कितने राज्य थे, 5, और 2 सदन वाला जिसमें विधान परिषद ऊपरी सदन और विधानसभा निचला सदन होता है, ऐसा कितने ब्रिटिश प्रांत थे, तो 6 प्रांत थे। टोटल 11 ही प्रांत था। और उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को और विस्तार किया गया। दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए भी इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसी के तहत और भी बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे कि भारतीय परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो कि 1858 में बना था। 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। प्रांतीय सेवा और संयुक्त सेवा के लिए जेपीएससी जैसे कमीशन का गठन किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय का भी गठन किया गया, क्योंकि यहाँ के राज्यों और रियासतों को संघ माना गया था, इसलिए संघीय न्यायालय का गठन किया गया। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहता है। फिर 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ पे आता है, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं कि 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश शासन भारत से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो है आते हैं, और 15 अगस्त को देश आज़ाद हो जाएगा 1947 को, ये बताते हैं। और पाकिस्तान का निर्माण होगा, यानी कि भारत का 2 टुकड़ा करेंगे, ये चीज़ ये लोग घोषणा करते हैं। और देसी रियासत को 3 विकल्प देते हैं, भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या स्वतंत्र हो जाओ। और ऐसे बहुत सारे देसी रियासत है जो कि खुद को स्वतंत्र करने का प्रयास भी कर रहे थे, जो कि आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी। ब्रिटिश संसद इसके अनुसार एक कानून लाती है, बिल लाती है, जो कि 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में रखा जाता है। 18 जुलाई को ये क्या हो जाता है, पारित भी हो जाता है। और इस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन जो है नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, यानी वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद यहाँ पे सृजित किया गया। माउंटबेटन पीएम नेहरू को शपथ दिलाई और 1946 में संविधान सभा के स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था वही अब संसद के तौर पे कार्य करेगा, ऐसा माना गया। और इस तरह से हम देखते हैं जब तक चुनाव नहीं होता है 51-52 तक, तब तक संविधान सभा ही संसद के तौर पर, यानी कानून बनाने का काम भी वही था और संविधान बनाने का काम भी उसी सभा का था, क्योंकि तुरंत में इलेक्शन कराना संभव नहीं था। इसलिए बोला कि अब संविधान बना ही रहे हैं तो कानून भी कौन बनाएगा, आप ही बनाएंगे। तो आपको हम संसद मान लेते हैं, संविधान सभा भी आप और संसद भी आप। तो इस तरह से लगभग 45 मिनट का हमको यहाँ पे टाइम लग गया इस चीज़ को रिवाइज करने में, है ना। लगभग 41-40 मिनट लगा, जिसमें से 2-3 मिनट तो आपको हम चीज़ें को इंट्रोडक्शन में बताने का प्रयास कर रहे थे। तो मोटा मोटी 35 मिनट इसको मान के चल लीजिए। तो हमको 35 मिनट अभी लगा है आपको समझाने में। अब जब खुद से पढ़िएगा ना तो किसी को समझाना नहीं होगा, और समझाना नहीं होगा तो इतना टाइम लगता नहीं है। अभी हमको समझाना हो रहा था हर एक लाइन को, इसीलिए टाइम लग रहा है। जब आप खुद से पढ़िएगा तो आप शुरुआत में देखिएगा 20-25 मिनट लगेगा। अगर शुरुआत में अगर ध्यानपूर्वक अगर तीनों लेक्चर को और इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तब लगेगा, और यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप देखे ही होंगे। लेकिन आप देखिएगा शुरुआत में 20-25 मिनट लगने के बाद जैसे जैसे रिवीजन का संख्या बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे टाइम जो है घटते जाएगा। और जो हम शुरुआत में बोले हैं ना कि 10 से 12 मिनट, आप उससे भी कम समय में इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप किस फैक्ट को भूल रहे हैं, और उसको आप टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और आप केवल उसको देखिएगा। बाकी बहुत सारा ऐसा फैक्ट है जो कि आपको याद रहता ही है, तो उसको रिवीजन करना नहीं है, बस देख के एक नज़र से निकलते जाना है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस किस पे देना है? जिस चीज़
को आप भूल रहे हैं। तो इसीलिए हम कहें कि रिविजन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा कि हम क्या तथ्य भूल रहे हैं, और उसी पे आपका ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा और बस उसको देख के आप आगे निकल जाइएगा। तो कम समय में आप जो है ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर पाइएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास टूल्स होगा तब ना, और ये टूल्स जो है वो माइंड मैप है। और उम्मीद करते हैं इस माइंड मैप का फ़ायदा को आप समझिएगा, और इस टूल को, जो कि वैज्ञानिक एक टूल भी है कि माइंड मैप से चीज़ें लंबी समय तक याद रहती हैं, उस चीज़ को आप समझते हुए अपनी पढ़ाई को आगे रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं तो अब सारा वीडियो आपको ऐप में मिलेगा, और ऐप में आप जाके सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी पावर पॉइंट है वहीं पे मिलेगा, माइंड मैप भी वहीं पे मिलेगा, जो टेस्ट है वो भी वहीं पे मिलेगा, सारे लेक्चर भी वहीं पे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।